हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पादप और जंतु कोशिका की स्टडी करने वाले हैं। साथ ही इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं कि पादप जो सेल है, प्लांट की जो सेल होती है वह एनिमल सेल से, मतलब पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समानता दर्शाती हैं। तो ये दोनों बातें देखेंगे। साथ ही इसमें जो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोटिक सेल्स होती है, असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय सेल्स, इनमें भी हम एक स्लाइड में डिफरेंस देखेंगे और समानताएं देखेंगे। समानताएं भी देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों जगह से बन सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे कि सेल्स क्या चीज़ है और किस किस ने इस पे किस किस टाइम क्या क्या टिप्पणी की है, क्या क्या डिस्कवरी हुई है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, सेल्स के क्या क्या नाम दिए गए हैं, सेल्स ऑर्गन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर साथ ही सेल्स के ऑर्गन की, सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और फाइनली डिफरेंस करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन से, और चैप्टर का नेम है अपना पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य, कि जो इनमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के खुद के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लाइसोसोम वगैरह हैं, इनके क्या वर्क है, इनके क्या स्ट्रक्चर है, और सेल्स कैसे वर्क कर रही है, इनके क्या कार्य हैं कि एक सेल सर्वाइव कर पा रही है, और एक बेसिक जीवन की जो यूनिट होती है अपनी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर, तो वह कैसे एक संगठन बनाए हुए हैं। तो ये सारी बातें देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा रीड की बायोलॉजी रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी यह टॉपिक क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं हम पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य। और फर्स्ट ले रहे हैं हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो कोशिका विज्ञान है, इसको साइटोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में जो कोशिका की जो खोज हुई थी सबसे पहले, वह रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका के फादर ऑफ कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी की छाल में जब देखा कि उसमें सेल बने हुए हैं प्याज के समान, तो उन्होंने उसको सेल नाम दिया, या नाम दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया? सेल्यूला नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी की, पर कौन सी डिस्कवरी? मृत सेल के अंदर एक जो लकड़ी होती है उसके गुट्टे के अंदर उन्होंने सेल्स को देखा। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी दी, इनकी बुक भी लिखी, जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया, जो कि एक स्टडी करती है माइन्यूट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उनकी स्टडी के लिए उन्होंने एक बुक लिखी है माइक्रोग्राफिया। तो इसका नाम भी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फादर ऑफ डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक। कब की गई ये डिस्कवरी? 1665 में। तो ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। खोज इन्होंने मृत पादप सेल्स पे की। ठीक है, अब फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भाई इंडिया के साइंटिस्ट भी सेल्स पे रिसर्च करते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन कोशिका विज्ञान, तो वो है AK शर्मा। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, AK शर्मा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अब मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब आज के जमाने की साइटोलॉजी, तो वो है CP स्वैनसन। अब ये डेड सेल के फादर तो हो गए रॉबर्ट हुक। अब बात आती है कि लिविंग सेल्स की किसने खोज की? तो लिविंग सेल्स की खोज की थी ल्यूहेनवॉक ने। और सेल्स के अंदर एक केंद्र प्रेजेंट होता है, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एंटोनी वॉन ल्यूहेनवॉक 1674 ये आए और इन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल्स की, इसलिए इनको फादर ऑफ लिविंग सेल्स बोलते हैं। लिविंग सेल्स जैसे जीवित कोशिका, जैसे स्पर्म, शुक्राणु की सेल, या RBC जो ब्लड सेल है, उन पे इन्होंने डिस्कवरी की। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन 1831। ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। किसकी खोज की? न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की। जो सेल्स के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद फिर पुरकिंजे आए। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। प्रोटोप्लाज्म इन्होंने बोला कि सेल्स के अंदर जो मटेरियल बिखरा हुआ रहता है सेल्स का, साइटोप्लाज्म, उसको इन्होंने
बोला प्रोटोप्लाज्म, तो किसने बोला? पुरकिंजन ने 1839 में। उसके बाद स्लाइडेन एंड श्वान 1839 में ही इन्होंने सेल थ्योरी दी, और जब ये सेल थ्योरी दी थी तो इसका मॉडिफिकेशन रूप बोला था विर्चो ने, रडोल्फ विर्चो ने, और यही बात बोली थी कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती हैं। कोशिका जो बनती हैं बॉडी के अंदर वह पहले से उपस्थित कोशिका से बनती हैं, मतलब कोई सेल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उससे नई सेल्स आई है, जो नई सेल्स आई है वो पुरानी सेल से आई है। तो इन्होंने ये बात बोली थी विर्चो ने, और इसका मॉडिफिकेशन किया था सेल थ्योरी का विर्चो ने। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडेन एंड श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, यही बात हो गई हमारी यहाँ पर कि स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दी। मुख्य बिंदु क्या थे कि जो कोशिका होती हैं वह शरीर की जैविक इकाई होती हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी बॉडी की, साथ ही एक आनुवांशिक इकाई होती है। और फिर बाद में साइंटिस्ट आए रडोल्फ विर्चो, जिन्होंने इस थ्योरी का थोड़ा सा रूपांतरण किया, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया, और कहा सेल थ्योरी का रूपांतरण करते हुए कहा कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। तो ये बात रडोल्फ विर्चो ने कही। तो ये बात हो गई रडोल्फ विर्चो की। सिद्धांत के अपवाद क्या है? जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी दी, जो सेल का सिद्धांत दिया है, उसके अपवाद क्या है? विषाणु, वायरोइड, प्रियोन। भाई सेल थ्योरी के जो बेसिकली सिद्धांत होते हैं कि इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, लाइफ की बेसिक यूनिटें, तो ये इन जीवाणुओं और वायरोइड प्रियोन्स पे अप्लाई नहीं होती है। इनकी डिटेल स्टडी के लिए प्राइम बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में, जो जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है रीड की, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले लेक्चर में इनकी इंट्रोडक्शन है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कोशिका आकार, कोशिका आकार की अगर बात करें तो सामान्यतः 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, एवरेज है, ये रेंज वेरी करती हैं क्योंकि सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग फंक्शन करती हैं, उनकी साइज भी अलग होती है, साइज एंड शेप। तो सामान्यतः एक एवरेज इनकी साइज दिखाई गई है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब सबसे स्मॉल सेल की बात करें कि जंतुओं में सबसे स्मॉल सेल्स किसकी है, तो माइकोप्लाज्मा एक सेल्स लाइक है, वो सबसे स्मॉल हैं। और सबसे बड़ी सेल की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का एग, जो शुतुरमुर्ग होता है उसका जो एग है वह एग पूरा ही एक सेल्स है, वहां ज्यादा सेल नहीं, वो पूरा एग ही एक सेल्स की तरफ वर्क कर रहा है, जो शुतुरमुर्ग का एग है। तो सबसे बड़ी सेल उसको बोलेंगे। आरबीसी, आरबीसी की साइज होती है, ये साइज यहां से क्वेश्चन बन सकता है आरबीसी पर, तो आरबीसी की साइज 7.0 या 6 to 8 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब जीवाणु की साइज अगर बात करें 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ये एवरेज एंड एवरेज साइज वेरी करती हैं। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल का ओवम। जो फीमेल की ओवरी से हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, वह ओवम मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल्स हैं। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल्स है फीमेल का ओवम, फीमेल का अंडा, और सबसे छोटी सेल है मेल का स्पर्म या शुक्राणु। जो मेल का स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वह मानव शरीर का सबसे छोटी सेल है। तो ये दो बातें यहां से हो गई। अब बात करें मानव शरीर या जंतुओं में सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो जंतुओं में सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं जिनसे इंपल्स की सप्लाई होती है, जो संवेदनाएं जाती है और आती हैं, वो इन नर्व सेल्स के द्वारा ही आती है, तंत्रिका के द्वारा ही आती है। और जो तंत्रिका सेल होती हैं यह जंतुओं की सबसे लंबी सेल होती है, और उसमें भी सबसे लंबी जिराफ की गर्दन में पाई जाती है सबसे लंबी सेल। तो ये बात हो गई यहाँ पे सबसे लंबी सेल की। अगर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी सेल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो वो आरबीसी होती हैं, और कम मात्रा में ओवम होती हैं, क्योंकि ओवम एक मंथ में एक ही रिलीज होता है। तो ओवम की सबसे कम मात्रा होती है, सबसे लंबी न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें टाइप्स ऑफ सेल, तो टाइप्स ऑफ सेल्स में एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब असीम केंद्र की, इनके केंद्रक में आवरण नहीं पाया जाता है, साथ ही इनमें जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी एक क्लियरली आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो इनको असीम केंद्र की बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान सकते हैं जीवाणु है, नील हरीश शैवाल, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इनको बैक्टीरिया में भी रखा गया था, लेकिन कुछ ये एल्गी के फीचर शो करते हैं, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या नील हरीश शैवाल बोलते हैं। तो इनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक होती हैं और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक होता है। साथ ही बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक मतलब ससीम केंद्र की, और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल हम सभी हैं।
प्लांट्स की सेल होती हैं या ह्यूमन की सेल्स मान लो, जंतुओं की सेल्स मान लो, तो यह यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। साथ ही और भी होती हैं जैसे अकैरियोटिक, जैसे आरबीसी जो होती है, अकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं है, तो आरबीसी। ऐसे मीजोकैरियोटिक भी होती है, डाइनोफ्लैजिलेट की सेल, केंद्रक तो प्रेजेंट है लेकिन क्रोमोसोम के बीच में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको मीजोकैरियोटिक बोलते हैं। पर मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे फोकस रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, और उसके बाद शुरू कर देंगे हम पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कौन कौन से ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, और जो इनके ऑर्गन प्रेजेंट है उनके क्या वर्क हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। देखते हैं क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं। साइज इनकी छोटी होती है, प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होती है, छोटी, जबकि इनकी बड़ी होती है लगभग 1 से 3 या 4 माइक्रोमीटर के समथिंग, और इनकी 5 से 20 माइक्रोमीटर के समथिंग वेरी करती हैं। केंद्रक की अगर बात करें तो इनमें केंद्रक अविकसित होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनका केंद्रक अविकसित है और इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और जो बाकी के और भी ऑर्गन है वो सब केंद्रक झिल्ली रहित ऑर्गन होते हैं। इनमें जो यूकैरियोटिक सेल्स, जो प्लांट और एनिमल की सेल्स है, उनमें विकसित होता है यह केंद्रक, इसमें बढ़िया झिल्ली पाई जाती है, मॉडिफाइड झिल्ली पाई जाती है। कोशिकाओं की बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट बोलते हैं इनको, लेकिन इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। और इनमें कुछ कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस मतलब गोल्जी काय, ये सब एब्सेंट होते हैं। किनमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरिकमिक अम्ल और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती हैं। इनकी अगर बात करें तो इनमें उपस्थित तो है, लेकिन सेल्यूलोज की है, काइटिन की है, किसमें, यूकैरियोटिक में। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जो जंतु सेल्स है, अभी इससे के बाद जो स्लाइड देखने वाले हैं हम कि कैसे जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका में अंतर करेंगे, तो वहां पता चलेगा कि जो प्लांट सेल्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। तो सभी यूकैरियोटिक में तो पाई जाती है कोशिका भित्ति, लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती, जंतु सेल्स में एब्सेंट होती है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम्स के 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S, जिसमें 70S इनमें प्रेजेंट होता है और इसमें 70S और 80S दोनों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए इनका वृत्ताकार होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, वृत्ताकार डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। साथ ही जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए में वो एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए के साथ, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए के साथ, और डबल हेलिक्स या द्विसूत्री डीएनए होता है, ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है इन प्लांट और एनिमल की सेल्स में। जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन का अभाव होता है यहाँ पर, लेकिन इसमें दोनों जनन पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एग्जाम्पल अगर इनके देखें तो जैसे जीवाणु है, नील हरित शैवाल, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA भी बोलते हैं इनको। तो माइकोप्लाज्मा, इनमें ये सेल्स पाई जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स, फंजाई यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक को प्लांट और यूकैरियोटिक को एनिमल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों ही सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होती है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, इनमें कंफ्यूज नहीं होने वाला। तो अगली वाली स्लाइड पे हम यही बात देखने वाले कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न है, और दोनों ही सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो डायग्राम देख रहे हैं, ये है पादप कोशिका का, ये जंतु कोशिका का। आपको इसमें क्लियरली कुछ कुछ डिफरेंस तो नजर आ ही रहा होगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, साथ ही इनमें कुछ सिमिलरिटी भी शो हो रही है, समानताएं भी नजर आ रही होगी। तो अपन गिनते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। एक विजुअलिटी में, जो दृश्य में तो नजर आ रहा है कि इसमें काफी डिफरेंस है, लेकिन इनके इंटरनल ऑर्गन जो है, इनके जो संरचनाएं अंदर जो प्रेजेंट है, उनमें भी कुछ कुछ डिफरेंस है और कुछ कुछ सिमिलरिटी है। तो हम पहले देख रहे हैं डिफरेंस
असमानताएं क्या क्या हैं, कि जैसे शुरू करते हैं कि जो ये फर्स्ट कॉलम है ये लक्षण बता रहा है कि कौन कौन से लक्षण पादप कोशिका दर्शा रही है और जंतु कोशिका दर्शा रही है। तो ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। जो ग्रीन कलर की है वो पादप कोशिका, रेड कलर की जंतु कोशिका। तो फर्स्ट जो लक्षण है वो साइज और शेप का देख रहे हैं कि साइज और शेप में किस प्रकार ये एक दूसरे से भिन्न है। तो जो पादप कोशिका होती है वो षटकोणीय नजर आ रही है आपको, षटकोणीय साइज होती है और कंपेरेटिवली यह जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ठीक है। और कंपेरेटिवली यह छोटी होती है जंतु कोशिका पादप कोशिका से। तो पादप कोशिका बड़ी, जंतु कोशिका छोटी, और यह वृत्ताकार होती है, वह षटकोणाकार होती है, ठीक है। अगली बात करें तो जैसे इसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें कोशिका, फर्स्ट बात की हमने साइज एंड शेप की, साइज एंड शेप की। सेकंड अगर बात करें इसकी लेयर्स में तो कोशिका भित्ति नजर आ रही है आपको, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं है। तो एक अंतर यह है, आप नोट कर सकते हैं इसको, कि सेकंड अंतर है कि उस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं प्रेजेंट है। दूसरी बात हो गई। थर्ड बात ये वाली, हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा अंतर। फोर्थ अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें तारककाय प्रेजेंट होता है। किसमें? जंतु कोशिका में तारककाय प्रेजेंट होता है, लेकिन पादप कोशिका में तारककाय एब्सेंट होता है। और अगला अगर अंतर हम देखें तो जो इसमें गोल्जी कोय है, ये गोल्जी कोय जंतु कोशिका के अंदर गोल्जी कोय प्रेजेंट है, इसमें भी गोल्जी कोय प्रेजेंट है, लेकिन उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? डिक्टियोसोम, ठीक है। तो एक अंतर यहां पर ये हो गया, कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो पांचवा अंतर ये हो गया कि इसमें गोल्जी कोय प्रेजेंट है जंतु कोशिका में, लेकिन इसमें उसकी जगह डिक्टियोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पादप कोशिका है उसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण एब्सेंट होता है। अगर पोषण की बात करें तो जो ये पोषण जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसमें यह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना रहे हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं। जबकि यह जंतु परपोषी होते हैं, मतलब विषम पोषी होते हैं, खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये 7वें नंबर का। 8वें नंबर की अगर बात करें तो संचित भोजन, जो पोषण किया है उसको किस रूप में ये संचित कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ये स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, लेकिन यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं जंतु। और अगर केंद्रक की स्थिति की बात करें तो इनमें केंद्रक थोड़ा सा परिधि नजर आ रहा है, परिधि वॉल की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन इनमें केंद्रक सेंटर में होता है। तो 9वां नंबर ये हो गया। तो ये इतने सारे इनमें डिफरेंस प्रेजेंट है। साथ ही एक जैसे ये सुषमांकुर प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन उसमें पादप कोशिका में सुषमांकुर प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिफरेंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सभी पादप जो प्लांट हैं वो पादप कोशिका रखते हैं और सभी जंतु कोशिका रखते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ सिमिलरिटी देखी जाए यहाँ पर तो सिमिलरिटी में भी जैसे परोक्सीसोम दोनों में पाया जा रहा है। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो परोक्सीसोम दोनों में पाया जा रहा है। ये परोक्सीसोम, ये सिमिलरिटी हो गई। समानता नंबर 1, परोक्सीसोम दोनों में पाया जा रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं दोनों में। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये समानता हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। लाइसोसोम प्रेजेंट है दोनों में ना, ये बात हो सकती है यहाँ पर। साथ ही एक यहाँ पर डिफरेंस होता है रिक्तिका का। डिफरेंस की बात करें अंतर की, कि जो पादप कोशिका होती है उसमें बड़ी लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका बोलते हैं, लेकिन इसमें हो भी सकती हैं या फिर एब्सेंट हो सकती हैं, तो इसमें डिफरेंस में डाल सकते हैं इस रिक्तिका को, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस और समानताएं हो गई कि क्या क्या समानताएं शो कर रहे हैं और क्या क्या अंतर शो कर रहे हैं। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की, कि पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और अंतर और समानताएं। अब देख रहे हैं कि पादप और जंतु कोशिकाओं के कार्य। संरचना ये हो चुकी है, अब हम कार्य देखेंगे। एक एक इनके ऑर्गेनल्स लेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेंगे, सेल वॉल की बात कर लेंगे, कोशिका भित्ति की बात कर लेंगे। इनके अंदर जितने भी ये सेल के ऑर्गन पाए जा रहे हैं इनकी बात करते जाएंगे, इनकी स्ट्रक्चर की बात करते जाएंगे और उनके कार्य लिखते जाएंगे। सेल ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए जो भी सेल्स की स्ट्रक्चर है उसकी हम जो स्टडी करने वाले हैं अब डिटेल में, तो उनको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, जिससे हम इनको
इजीली समझ सकें कि भाई जैसे सेल्स है कोई, तो एक तो उसका सेल का आवरण हो गया, एक उसके अंदर प्रेजेंट उसके ऑर्गेनल्स हो गए, तो इनको क्लासिफाई किया गया है इस चार्ट में, जिससे हमें पढ़ने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने सेल्स को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया है कि एक तो होता है कोशिका का आवरण, जो कोशिका को चारों तरफ आवृत किए रहता है, एक उसका बीच का मटेरियल जिसको हम जीव द्रव्य बोल रहे हैं। तो एक तो हो गया कोशिका का आवरण, माना कि ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब एक तो ये तो कोशिका के आवरण हो गए जिसमें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये तो कोशिका के आवरण की बात कर रहे हैं। अब इसके बीच में इसके ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो इनको हम बोल रहे हैं जीव द्रव्य। ठीक है, तो अब आवरण की अगर बात करें कवरिंग की, तो एक तो कवरिंग होती है कोशिका भित्ति और एक होती है कोशिका झिल्ली, जिसमें भी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली तो प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, दोनों झिल्लियां प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कवरिंग की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड्स की, पूरे फ्लूइड्स की, जिसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। अब जीव द्रव्य को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक तो वह जो न्यूक्लियस के अलावा प्रेजेंट है, मतलब एक तो हो गया न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस के अलावा जो भी प्रेजेंट, एक तो हो गया न्यूक्लियस ये वाला। अब इस न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर झिल्ली, न्यूक्लियस की झिल्ली या केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वह सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो केंद्रक जो सेंटर में प्रेजेंट है वह केंद्रक है। अब केंद्रक में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है भाई, केंद्रक का आवरण, दूसरा केंद्रक का द्रव्य प्रेजेंट है, तीसरा गुणसूत्र जालिका प्रेजेंट है, उसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, और चौथा केंद्रिका, मतलब जो केंद्रक है उसके अंदर भी एक डॉट लाइक केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रक का भी केंद्रक, उसको केंद्रिका बोल रहे हैं। ठीक है, तो चार चीजें प्रेजेंट होती है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र जालिका और केंद्रिका, ये केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य किसको बोल रहे हैं, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उसको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं और साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। और प्रोटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं, जीव द्रव्य किसको बोल रहे हैं, कि जो पूरी कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, जिसमें केंद्रक भी आ गया और कोशिका द्रव्य आ गया, उन सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल कोशिका द्रव्य की। अब इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गए कोशिका अंग, भाई कोशिका के बीच में जो भी द्रव्य भरा हुआ है उसमें कोशिका अंग प्रेजेंट है, तो एक तो हो गए कोशिका अंग। एक अधात्री, भाई जो लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है जो इसको सही शेप बनाने में हेल्प करता है, तो वो अधात्री हो गया। एक कुछ डेड पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं, अपशिष्ट मृत पदार्थ भी, डैमेज पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को भी यहाँ पर अलग क्लासिफाई कर दिया। तो तीन बातें हो गई इस साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य में, कि एक तो कोशिकांग प्रेजेंट है, एक अधात्री प्रेजेंट है और मृत अपशिष्ट प्रेजेंट है। अब इसमें भी कोशिकांग कौन कौन से प्रेजेंट है, उन कोशिकांग के नाम लिख दिए यहाँ पर। इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक तो झिल्ली युक्त, एक झिल्ली रहित, मतलब जो कोशिकांग प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक वगैरह, लाइसोसोम, तो इनके भी ऊपर भी झिल्ली प्रेजेंट है, जैसे केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है, कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है। ऐसे ही जो कोशिका के अंग है बीच में उनके ऊपर भी झिल्ली प्रेजेंट है। अब वो झिल्ली किसी में तो डबल है, किसी में सिंगल है। अब झिल्ली के बेसिस पे एक तो हो गई झिल्ली युक्त जिनमें झिल्ली पाई जाती है, एक हो गई झिल्ली रहित जिनमें झिल्ली एब्सेंट है। तो झिल्ली एब्सेंट राइबोसोम और तारककाय, जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो तारककाय होते हैं उनमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनल्स जिसमें झिल्ली नहीं प्रेजेंट है, तो राइबोसोम और तारककाय। दूसरी बात है झिल्ली युक्त। अब झिल्ली युक्त में देखो 5 प्रकार के, जिसमें से भी 3, ये शुरू के 3 में सिंगल झिल्ली पाई जाती है, मतलब कोई ऑर्गेनल से उसकी सिंगल झिल्ली पाई जा रही है, और बाकी के ये 2 जिसमें डबल झिल्ली पाई जा रही है, डबल आवरण पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंगल झिल्ली वाले में कौन कौन से हैं जिसमें एक झिल्ली पाई जा रही है, वो है लाइसोसोम, गोल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तीनों सेल ऑर्गेनल्स में सिंगल लेयर पाई जाती है, सिंगल झिल्ली पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सिंगल झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स। अब डबल झिल्ली वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों में डबल झिल्ली पाई जाती है, डबल कवरिंग या डबल आवरण पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सेल्स के अंदर पाए जाने वाले डबल झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स कौन से हैं। तो अब ये पूरी बात हो चुकी है सेल्स के पूरे फ्लो चार्ट के रूप में कौन कौन से ऑर्गेनल्स, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। अब शुरू करते हैं हम शुरू से कि स्टडीज की डिटेल में कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, साथ ही फिर इन कोशिकाओं को एक एक को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कोशिका आवरण से शुरू करते हैं। कोशिका आवरण में हम देखेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली।
तो कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो यह डिस्कवर की है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा फर्स्ट टाइम यह डिस्कवर की गई थी। और इसके क्या फीचर है, यह पारगम्य होती है और पाई किस में जाती है, ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल में पाई जाती है कोशिका भित्ति, न कि एनिमल सेल में। पारगम्य होती है, ये जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। ठीक है, पादप में यह सेलुलोज की बनी होती है, पादप के अंदर यह सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु के अंदर यह पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। इन पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। तो वही बात है, प्रोकैरियोट सेल्स में यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब है कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड इनसे मिलकर बनी होती है। जीवाणु क्या होते हैं, प्रोकैरियोट ही तो होते हैं। तो जीवाणु या प्रोकैरियोट सेल में यह पेप्टिडोग्लाइकेन मींस पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। कवक के अंदर यह काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। शैवाल के अंदर यह सेलुलोज, मेनोज और गैलेक्टेंस की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा में यह अनुपस्थित होती है, उसमें यह नहीं पाई जाती। कौन, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आती है जीवद्रव्य तंतु और मध्य पट्टिका। क्या होते हैं जीवद्रव्य तंतु? जीवद्रव्य तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो एक सेल से स्टार्ट होकर दूसरी सेल्स के अंदर इंटर कर जाते हैं, उस टाइप के तंतु होते हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर द्रव्य का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं जीवद्रव्य तंतु। दूसरी बात है मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका एक अंतराकोशिकीय सीमेंट होता है जो दो सेल्स को जोड़ने में मदद करती है और बनी होती है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। काय की बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। ठीक है, और अगर कार्य की बात करें कोशिका भित्ति क्या वर्क करती है सेल्स के अंदर, तो यह वर्क करती है कि कोशिका को आकार देना, कोशिका को आकार देती है, साइज शेप में हेल्प करती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय संपर्क बनाए रखने में, कोशिकाओं के बीच आंतरिक संपर्क बनाती है तथा पदार्थों का आदान प्रदान करने में, क्योंकि जो भी पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाएंगे तो वह कोशिका भित्ति को क्रॉस करके ही जाएंगे। तो कोशिकाओं के बीच आंतरिक संपर्क बना रहता है और चीजों का आदान प्रदान इसी के थ्रू होता है। कोशिका को यांत्रिक हानि से प्रोटेक्ट करती हैं, जो कोशिका को यांत्रिक हानि हो सकती है उससे यह प्रोटेक्ट करती है कोशिका भित्ति, क्योंकि यह सबसे आउटर लेयर है। तो यह कोशिका को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी के लिए जिम्मेदारी होती है। तो यह कोशिका को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही जो भी हार्मफुल एनवायरनमेंट में जो भी हार्मफुल चीजें हैं उनसे यह कोशिका को बचाती हैं और अवांछित पदार्थों के लिए यह अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। जो भी अवांछित है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल है, वृहद अणु है जो कोशिका के अंदर इंटर करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बैरियर की तरह वर्क करती है, मतलब अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो ये बात रही कोशिका भित्ति की। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाएगी? प्लांट में भी पाई जाएगी और एनिमल में भी पाई जाएगी, लेकिन एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली, जिसको अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा लीमा या जेवकला, ये इसके नेम है। अलग अलग नेम से भी इसको पूछा जा सकता है कि कोशिका निम्न में से जेवकला किसका नाम है। अब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ऐसे ऑप्शन देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खोज इसकी किसने की? सी क्रेमर ने खोज की इसकी और कार्ल नेगेली, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। काय की बनी होती है? 40% तो इसमें लिपिड पाया जाता है, मतलब वसा। 40% इसमें लिपिड पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा 58 to 59% प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट होती है, मतलब 58 से 59%। और कार्बोहाइड्रेट, ये सी का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें 1 से 2%। तो ये इसका कंपोजिशन होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। गुण की अगर बात करें कि क्या क्या गुण हैं इसके, तो ये पतली होती है, फर्स्ट बात। त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तर होते हैं, क्योंकि जो लिपिड और प्रोटीन, बाहरी स्तर भी लिपिड, आंतरिक स्तर भी लिपिड, बीच बीच में प्रोटीन रखा रहता है। तो त्रिस्तर होते हैं इसके, 3 स्तरीय होती हैं। पतली होती है, प्रत्यास्थ होती हैं। जब अपन स्किन खींचते हैं अपनी तो यह खींच जाती है, तो किस वजह से खींच रही है? क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वह प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ होती है, चयनात्मक होती है। चयनात्मक मतलब सिलेक्शन करके मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर करती है। जो भी वृहद अणु, माइक्रो, जो लघु अणु, जो भी कोशिका की मेम्ब्रेन से बाहर आ रहे जा रहे हैं, उनका यह चयन करती है कि किसको अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है। तो चयनात्मक होती है। पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब वही कि मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुण हैं। अब इसके लिए डिफरेंट टाइम पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिद्धांत या मॉडल दिए कि क्या मॉडल दिए कि यह इस टाइप की होती है, उस टाइप की होती है। तो किस किस टाइप की होती है?
तीन मॉडल प्रतिपादित किए साइंटिस्ट के द्वारा। एक तो त्रिस्तरीय जिसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं, एक इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और एक तरल मोज़ेक या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब सर्वप्रथम दिया त्रिस्तरीय सैंडविच मॉडल, किसके द्वारा दिया गया? डेनियल व डेविसन। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिस्तरीय मॉडल जो कि 1935 में दिया गया, किसके द्वारा? डेनियली व डेविसन के द्वारा दिया गया। और क्या बोला इन्होंने कि जो ये त्रिस्तरीय मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें सबसे बाहरी साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बीच में लिपिड, और सबसे आंतरिक फिर वापस से प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये बात इन्होंने कही कि तीन परतें होती हैं, लेकिन सबसे बाहरी प्रोटीन, बीच में लिपिड और आंतरिक में प्रोटीन। इस प्रकार इन्होंने बोला। कमी इसकी यह रही कि चयनात्मक व लचीलापन इसमें नहीं बता पाए कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, यह चयनात्मक क्यों है, यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, ठीक है, और यह लचीलापन क्यों पाया जाता है, इसके बारे में यह कुछ कमेंट नहीं कर पाए। कौन? डेनियल और डेविसन। इस वजह से इस थ्योरी को ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, यह रिजेक्ट है। अब उसके बाद साइंटिस्ट आए कौन? रॉबर्टसन 1959 में। इन्होंने दिया इकाई कला मॉडल, और इन्होंने क्या बोला कि सभी सेल ऑर्गन की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होती हैं। जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं और सेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है वह स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से सेम होती हैं। साथ ही इन्होंने भी वही त्रिस्तरीय मॉडल की बात की थी, लेकिन इनकी कमी भी यही रही सेम कि इन्होंने चयनात्मक और लचीलेपन के बारे में कुछ यह कमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद आया तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में। और इन्होंने क्या बात बोली कि प्रोटीन फोस्फोलिपिड के बीच बिखरा हुआ पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसके अंदर जो प्रोटीन है वह फोस्फोलिपिड के बीच बीच में पाया जाता है। लाइक जैसे गुलाब जामुन पाए जाते हैं चाशनी के बीच में, तो इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। तो तरल मोज़ेक मॉडल मतलब तरल के बीच में, वैसे ही जैसे फोस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन पाए जा रहे हैं बीच बीच में, इसलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल बोला। और इसको मान्यता प्राप्त है, सर्वाधिक मान्य है, ये सर्वाधिक मान्य मॉडल, सर्वाधिक मान्य है ये कौन सा मॉडल? तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब इसके कार्य देख रहे हैं हम, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं? वही पदार्थों का परिवहन, ठीक है, पदार्थों का परिवहन इससे ही होगा। और आगे अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब एंडोसाइटोसिस, और ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो फेगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कठोर तत्वों को अंदर लेना, कठोर पदार्थों को अंदर लेना सेल्स के द्वारा ना, तो उसको फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड लेना, लिक्विड चीजों को सेल्स अगर लेती है, अंदर खाती है सेल्स, तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और दोनों को मिलाकर अंतःग्रहण मतलब सेल्स के अंदर रहना। और दूसरा है एक्सचेंज, पदार्थों का एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, सेल कुछ पदार्थों को सेल्स के अंदर लेना, कुछ पदार्थों को सेल से बाहर करना। तो ये किसके थ्रू होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट है इसका आकार प्रदान करना। भाई एनिमल के अंदर तो कोशिका झिल्ली ही प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं, तो उसको आकार कौन प्रोवाइड करवाती है? कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ प्लांट में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, तो वह आकार प्रोवाइड करवा रही थी, लेकिन एनिमल्स के अंदर कोशिका झिल्ली आकार प्रोवाइड करवाती है। साथ ही बहिर्गमन मतलब एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वही कहने का मतलब, बहिर्गमन मतलब अंदर से कुछ पदार्थों को शरीर उस सेल से बाहर करना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनका बहिर्गमन कर दिया जाता है। जो भी सेल डाइजेस्ट कर जाती है जिन वेस्ट पदार्थों को, उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस या बहिर्गमन। तो ये बात हुई कोशिका भित्ति की और कोशिका झिल्ली की। अब हम देखने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म। अभी हमने बात की कोशिका के आवरण की, जिसमें की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली थी। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें, इसके बारे में दो कमेंट करना चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जीवित पदार्थ है ये जो प्रोटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, सेल्स के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, वो सब प्रोटोप्लाज्म है। और यह नेम किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वह किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। तो ये दो बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अब पहुंचते हैं हम साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म क्या है कि केंद्रक व सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग, केंद्रक जो केंद्रक झिल्ली है और जो कोशिका झिल्ली है, इन दिनों के बीच में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है वो सब साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया डेफिनेशन। ये टर्म किसने दी? जो साइटोप्लाज्म टर्म है ये किसने दी? ये दी स्ट्रेसबर्गर ने। किसने? स्ट्रेसबर्गर ने यह टर्म दी। स्ट्रेसबर्गर ने यह टर्म दी।
और साइटोसोल और ग्राउंड प्लाज्म, एक और टर्म यूज होती है साइटोसोल और ग्राउंड प्लाज्म। ये किसके लिए यूज होती है? तो यह यूज होती है साइटोप्लाज्म का तरल मैट्रिक्स। कहने का अर्थ है कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट है उनके अलावा जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो उसके लिए यह यूज होती है टर्म ग्राउंड प्लाज्म या साइटोसोल। किसके लिए? साइटोप्लाज्म का तरल मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में तरल मैट्रिक्स है सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के, तो उसको बोलेंगे साइटोसोल या ग्राउंड प्लाज्म। अब पहुंचते हैं कोशिका अंग पे। हमने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की बात की, कोशिका द्रव्य की बात की। अब कोशिका द्रव्य के अंदर हम कोशिकांग की बात करेंगे और एक एक कोशिकांग लेके हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स का भी और एनिमल सेल्स का भी। तो पहला कोशिकांग ले रहे हैं हम अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? गार्डनियर ने की। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम दिया है वह किसने दिया? वह नाम दिया है किथ पोर्टर ने। ठीक है, किथ पोर्टर इसने नाम दिया। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको सेल स्केलेटन भी बोलते हैं, मतलब कोशिका का कंकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल स्केलेटन मतलब कोशिका का कंकाल। अंतःप्रदवी जालिका को केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। ये केंद्रक से लगी हुई थी, हमने डायग्राम में देखा था कि केंद्रक से स्टार्ट होकर कोशिका झिल्ली तक यह जाती हैं। तो केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक यह लगी रहती हैं। और सिस्टर्नी, पुटिका और नलिकाएं, इसके 3 भाग होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं। जो सिस्टर्नी है वह लॉन्ग है, चपटी है, लंबी है, चपटी है और अशाखित होती हैं और राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो पुटिकाएं वह छोटी होती हैं, गोलाकार होती हैं और इनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो नलिकाएं हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वह लंबी होती हैं, नलिकाकार होती हैं, शाखित होती हैं मतलब ब्रांच्ड होती हैं और राइबोसोम इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 भाग हो गए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 टाइप हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन भागों से मिलकर बनी हुई होती है? 3 भाग हो गए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और स्मूथ चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह तो होती है कणिकामय, यह अकणिकामय। मुख्यतः यह सिस्टर्नी से निर्मित होती हैं। जो सिस्टर्नी उससे निर्मित होती हैं, यह मुख्यतः नलिकाओं से निर्मित होती हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। अधिक स्थायी संरचनाएं, ये कम स्थायी। यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होती हैं, क्योंकि जो राइबोसोम प्रेजेंट है इन्हीं की वजह से प्रोटीन बनता है। ये राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसकी सरफेस खुरदरी हो जाती है, इसीलिए इसको रफ बोल रहे हैं। क्योंकि इसकी जो संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर जगह जगह राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम की वजह से खुरदरी हो गई, तो उसको रफ बोल रहे हैं। और साथ ही ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण कौन करता है? इस पर उपस्थित राइबोसोम। जबकि यह लिपिड निर्माण में सहायक है, लिपिड का निर्माण करती है। अब यह उन सेल्स में ज्यादा पाई जाएगी जहां प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, और यह उन सेल्स में ज्यादा पाएगी जहां लिपिड सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब ईआर का कार्य, ईआर क्या क्या कार्य करती है? यांत्रिक आधार प्रोवाइड करवाती हैं, यह मतलब कोशिका कंकाल का तरह वर्क करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, ये देखो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस यह करती है। केंद्रक झिल्ली निर्माण में भी यह सहायक होती है, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में यह योगदान देती है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई, इनके निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। और यह मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, किसके लिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी द्वारा स्रावित पदार्थों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। जो भी गोल्जी बॉडी से सीक्रेट होने वाले पदार्थ हैं, गोल्जी बॉडी का जो भी सीक्रेशन है वो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को लिए, उन पदार्थों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अविषीकरण में भी यह योगदान देती है। अविषीकरण मतलब जो भी ड्रग्स, स्टेरॉइड होते हैं, विषकारी पदार्थ, उनको अविषीकरण करती है, उनको विषहीन कर देती है। तो ये रहा ऑल ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि क्या संरचना है उसकी और क्या कार्य है उसके। तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया इसको कोलिकर ने 1880 में। कोलिकर ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को एज ए सेल कणिकाओं के रूप में इंसेक्ट की मसल्स में देखा था। तो वहां पर इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको प्रेक्षित किया था। लेकिन साथ ही जो खोज का श्रेय है वह फ्लेमिंग और एल्टमैन को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका हम खोज अभी इसको कोलिकर बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये अल्टमैन और फ्लेमिंग एक साथ नेम दिए जाए
खोज के लिए, तो फिर सही आंसर वह रहेगा। तो अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है ना इसको, वो सी बेंडा ने दिया। ठीक है, तो ये इसके साइंटिस्ट हुए। अदर नेम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कोशिका का शक्ति ग्रह, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। साथ ही कोशिका में कोशिका भी बोला जाता है। कोशिका में कोशिका इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें इसके काम चलने लायक सभी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें डीएनए प्रेजेंट है खुद का, इसके खुद की सामग्री प्रेजेंट होती है और एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता रहता है। तो इसलिए इसको कोशिका के अंदर कोशिका बोल रहे हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग वही बात है, क्योंकि यह खुद के कार्य खुद कर लेता है, तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोल रहे हैं इसको। कोशिका की ईंधन भट्टी बोलते हैं क्योंकि यहां से ही कोशिका को एनर्जी मिलती है। संचयी बैटरियां भी बोल सकते हैं। और सर्वाधिक व्यस्त व सर्वाधिक सक्रिय इसको कोशिकांग बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन साइकिल और ईटीएस साइकिल, क्रेब चक्र, ये वगैरह वगैरह इसमें चलते रहते हैं। संख्या की अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें अधिक पाई जाती है, तो अधिक पाई जाती है चोस अमीबा में। सबसे बड़ा अमीबा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है, और सबसे कम कोलेरा शैवाल में पाई जाती है, जिसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, कोलोरेला शैवाल। ठीक है, अगर मनुष्य के अंदर बात करें तो सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य की मसल्स में पाई जाती हैं। मसल्स में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि मसल्स से जो हम चलते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, या बोल सकते हैं रेखित पेशियां जो है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अपना मूवमेंट उन्हीं की वजह से होता है। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं, और सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं आरबीसी के अंदर। तो ये मनुष्य की बात हुई। अब अगर इस संरचना देखें तो संरचना में इसको ये 2 झिल्ली वाला ऑर्गेनल है सेल्स का, जिसमें 2 झिल्ली पाई जाती हैं। ये रही बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। 2 झिल्ली से कवर रहता है यह कोशिकांग, और 2 झिल्लियों के मध्य का जो स्पेस है उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य जो यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है, अवकाश प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोल रहे हैं। आंतरिक झिल्ली से निर्मित फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब अंगुली के समान जो यहाँ पर प्रोजेक्शन प्रवर्ध निकल रहे हैं अंगुली के समान, उनको बोल रहे हैं हम क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी जो है यह पेलाडे ने नाम दिया। सबसे पहले क्रिस्टी जो नाम दिया है वो पेलाडे ने दिया। और क्रिस्टी कौन है, जो आंतरिक झिल्ली के मॉडिफिकेशन से जो उंगली लाइक प्रोजेक्शन या प्रवर्ध निकले हुए हैं उनको क्रिस्टी बोल रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की बात करें तो आंतरिक झिल्ली के मध्य जितना भी सेमी सॉलिड अर्ध ठोस जो पदार्थ भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अर्ध ठोस जेली समान तरल को हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जो कि आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। इसके बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें की गई है जो एग्जाम के बेसिस पे है कि आने की संभावना है, जो भी इंपॉर्टेंट इसके करेक्टर है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए पूरी कोशिका का 1% डीएनए, इसमें जितना भी कोशिका के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसका 1% लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और डीएनए कैसा है, द्विरज्जुकी है और मुख्यतः वृत्ताकार और नग्न डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसमें 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम के टाइप चलते हैं 70S, 80S, 55S वगैरह वगैरह। तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो मेमल्स होते हैं, स्तनी जो है, स्तनधारी जो होते हैं, मेमल्स जो होते हैं, लाइक जैसे ह्यूमन, मनुष्य, उनके अंदर यह राइबोसोम 50S, 55S टाइप का पाया जाता है। अब कार्य की बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं। तो इसके बहुत सारे वर्क हैं, जैसे सेल्स में ऑक्सीकरण क्रियाएं, एटीपी संग्रह करता है, ऑक्सीकरण क्रियाएं चलती हैं। क्रेब चक्र चलता है सेल्स के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ईटीएस की क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसकी क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अंडों में जो पितक बनता है उसके निर्माण में भी माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान है। साथ ही जो शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रियल शीट पाई जाती है उससे शुक्राणु को एनर्जी मिलती है मूवमेंट में, तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान है। पक्षियों की मसल्स की बात कर लो, पक्षियों के में जो पंखों में जो मसल्स होती हैं, पक्षियों के अंदर जो पंखों में माइटोकॉन्ड्रिया का डिपोजिशन ज्यादा होता है ताकि उनको उड़ने के लिए एनर्जी मिले। मनुष्य की पेशियों में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की पेशियों में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया का कारण यह है क्योंकि इन मसल्स की वजह से ही तो मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट होगा वो भी मसल्स की वजह से होगा। तो मनुष्य की मसल्स में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये इस बात को साबित करता है कि यह कोशिका का शक्ति ग्रह है। यह कोशिका कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन क्रियाएं यह संपन्न करता है। तो इतने सारे इसके वर्क हैं जो सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात रही माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट देख रहे हैं हरित लवक। हरित लवक किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में हरित लवक एब्सेंट होता है।
जो एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर रहा था वही प्लांट के अंदर हरित लवक वर्क करेगा। साथ ही अगर बात करें किस में पाया जाता है तो मेनली तो ये प्लांट्स में पाया जाता है, सभी प्लांट्स में, और कुछ प्रोटोजोअन्स लाइक जैसे युग्लिना उनमें भी हरित लवक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं खोज किसने की, तो AFW शिम्पर, इसने हरित लवक को देखा सबसे पहले। लवक किसने देखा, लवक देखा ये रहा हिकल ने सबसे पहले लवक को देखा, लेकिन हरित लवक को किसने देखा, तो देखा AFW शिम्पर ने देखा सबसे पहले। तो खोज का श्रेय इनको जाता है। अदर नेम से जाना जाता है इसको, जैसे सेल का रसोई घर, स्वायत्त कोशिकांग, जैसे वही माइटोकॉन्ड्रिया को बोल रहे थे सेल इन सेल, सेल के अंदर सेल। ठीक है, गुण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, स्टार्च बनाता है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, हरे रंग का वर्णक को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, हरे रंग का जो वर्णक होता है। ठीक है, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, चक्रीय हो सकता है। ये हुई इसके गुण की बात, किसके, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के गुण की बात। संरचना दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, वही बात जो माइटोकॉन्ड्रिया में की थी। आंतरिक झिल्ली से गिरा तरल इसमें स्ट्रोमा कह रहा था, उसमें मैट्रिक्स कहला रहा था। ठीक है, अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे ग्रेना, ग्रेनम, थाइलेकोइड, क्वांटोसोम, ये सब यूनिट इकट्ठी हो के नाम चेंज होते जा रहे हैं। देखो भाई, ग्रेना ये बहुत सारे ग्रेनम का समूह है, और ग्रेनम ये बहुत सारे थाइलेकोइड का समूह है, और थाइलेकोइड ये बहुत सारे क्वांटोसोम उपस्थित होते हैं, इनमें इनका समूह है थाइलेकोइड। ठीक है, चपटी सिक्के के समान इसकी संरचना होती। और क्वांटोसोम क्या है, तो क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की कार्यशील और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह कौन होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। एक क्वांटोसोम अणु की अगर बात करें तो उसमें लगभग 200 से 400 या 200 से 300 वर्णक अणु मिलते हैं। वर्णक अणु मतलब वही क्लोरोफिल, A, B, जेंथोफिल वगैरह, तो ये वर्णक अणु मिलते हैं। तो 200 से 300 या 400 वर्णक अणु से मिलकर बना होता है एक क्वांटोसोम अणु। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्लोरोफिल का सेंटर एटम Mg होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखने योग्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का सेंटर एटम या परमाणु। ठीक है, हरित लवण में अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की, तो डीएनए इसका वृत्ताकार नग्न वो दोहरी श्रृंखला मतलब द्विरुज्य की, जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, सेम वैसे ही। और 70S इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी वही प्रेजेंट थे। कार्य इसका फोटोसिंथेसिस का ही जगह है जहां पे भोजन निर्माण होता है, फूड व O2 का निर्माण होता है। CO2 की मात्रा पर नियंत्रित करता है, क्योंकि CO2 की मात्रा को यूज करके ही फोटोसिंथेसिस किया जाता है। जो भी एनवायरमेंट में जो 0.03% CO2 प्रेजेंट है उसकी मात्रा पे कंट्रोल रखते हैं प्लांट्स। इसी तो लिए बोलते हैं कि प्लांट्स की कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो भोजन निर्माण में CO2 का उपयोग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा CO2 का उपयोग कर लेते हैं, और CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो प्लांट जब ज्यादा से ज्यादा CO2 का उपयोग करेंगे तभी तो एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा कम होगी, तभी तो हमको कम नुकसान होगा। इसलिए प्लांट्स की कटाई नहीं होनी चाहिए। लवक की बात करें तो ये लवक ही था, ये एक लवक का टाइप था। हरित लवक है वो एक लवक का टाइप है। अब कौन सा टाइप है ये हरित लवक। तो हम बात कर रहे हैं लवक की, कि लवक की खोज हिकल ने की। 3 टाइप के लवक होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, मतलब कलरफुल लवक, कलरलेस लवक और हरे कलर के लवक। तो जो हरे कलर के लवक थे क्लोरोप्लास्ट, वो वहां पर हैं। और यह है क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, ये ल्यूकोप्लास्ट मतलब इनमें कलर नहीं पाया जाता। तो इसका जो थर्ड टाइप है हरित लवक, जिसकी स्टडी हमने अभी की, ये थर्ड टाइप है हरित लवक। अब देख रहे हैं लवक का फर्स्ट टाइप की वर्णी लवक कौन से हैं, तो पादपों के हरे भाग को छोड़कर जो भी कलरफुल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जैसे आप टमाटर देख लिए, टमाटर के अंदर टमाटर का लालपन, गाजर के अंदर गाजर का लालपन, मिर्ची के अंदर मिर्ची का लालपन, ये सब वर्णी लवक की वजह से। और ग्रीन कलर तो उनमें क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा जो भी उसमें कलर आ रहा है वो सब वर्णी लवक है। तो यही बात बोलिए यहाँ पर, पादपों के हरे भाग को छोड़कर बाकी सभी कलर्ड पार्ट में वर्णी लवक प्रेजेंट होते हैं। जैसे गाजर का लालपन, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इस वजह से गाजर के अंदर लालपन आता है। ठीक है, अवर्णी जिनमें कलर नहीं आता है वो है एमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या बोल सकते हैं स्टार्च का भंडारण जिनमें होता है, एग्जाम्पल जैसे आलू, चावल वगैरह। इलियोप्लास्ट जिसमें कि वसा का भंडारण होता है, जो भी वसा वाली चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, जैसे ऑयली चीजें हम सोयाबीन का तेल मान सकते हैं, अरंडी का तेल मान सकते
सकते हैं, तो इनमें वसा का भंडारण होता है। किन में? अवर्णी एलियोप्लास्ट में। और एक एल्यूरोप्लास्ट होते हैं प्रोटीन का भंडारण करने वाले, जैसे मक्का के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या कोई दालें हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये बात हुई लवक के 3 टाइप की, जिसमें से थर्ड टाइप हमने डिटेल में पढ़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, सभी प्लांट्स में पाया जाता है, हरित लवक। नेक्स्ट कोशिकांग देख रहे हैं गोल्जी काई। गोल्जी काई की खोज और नामकरण कैमिलो गोल्जी 1898 में इनको दिया जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस गोल्जी काई को देखा था, साथ ही कभी कभी इसकी डिस्कवरी का श्रेय जॉर्ज को भी दिया जाता है। पादप में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पादप में इसका नाम चेंज हो जाता है, डिक्टियोसोम बोलते हैं। अन्य नाम इसके जैसे गोल्जी अपरेटस, गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस, लाइपोकोन्ड्रिया बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोशिका का यातायात या ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं इसको, आइडियोसोम बोलते हैं, ध्रुवी कोशिकांग बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके डिफरेंट नेम है, तो किसी भी नेम से इसको पूछा जा सकता है। एकल झिल्ली कोशिकांग है। अगर संरचना की बात करें तो एकल झिल्ली कोशिकांग है जिसमें 4 स्ट्रक्चर पाई जाती है, सिस्टर्नी, पुटिकाएं, नलिकाएं और स्त्रावी नलिकाएं। अब जो सिस्टर्नी होती है वह लंबी होती है, चपटी होती है, अशाकित होती है और 2 सतह पाई जाती हैं, सिस और ट्रांस। एक सतह सिस और एक सतह ट्रांस पाई जाती हैं। पुटिकाओं की बात करें तो छोटी राउंडेड मतलब गोलाकार होती हैं और इसमें स्रावी पदार्थ भरा रहता है जिसको सीक्रेट किया जाता है बाहर। नलिकाएं लंबी नलिका रूपी होती हैं, शाकित होती हैं और सिस्टर्नी को जोड़ने का कार्य करती हैं। जो नलिकाएं हैं यह 2 सिस्टर्नियों को आपस में जोड़ने का वर्क करती हैं। मतलब जैसे ये सिस्टर्नी है और ये सिस्टर्नी है तो इनके बीच में नलिका पाई जाएगी, ऐसे नलिका जो 2 सिस्टर्नियों को जोड़ने का वर्क करेगी। तो ये वाली बात हो गई नलिकाओं के लिए। स्रावी नलिकाएं, स्पेशल नलिकाएं पाई जाती हैं जो सीक्रेटरी मटेरियल को सीक्रेट करती हैं। इसी की वजह से इसको परिवहन घर भी बोलते हैं कोशिका का। तो चपटी नलिकाकार होती हैं स्रावी नलिकाएं, मुख्यतः ग्रंथियों में प्रेजेंट होती हैं। जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है, अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका जो सीक्रेशन होता है वह इस कोशिकांग से होता है जिसमें कि स्त्रावी नलिकाएं प्रेजेंट है। किसमें? गोल्जी काई में जो स्त्रावी नलिकाएं प्रेजेंट है उनसे वह सीक्रेशन होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो मुख्यतः ग्रंथियों में प्रेजेंट होती हैं और इसी कारण से इसको परिवहन घर भी बोलते हैं। कार्य की बात करें अगर तो स्त्रवण की क्रिया संपन्न करना, क्योंकि ये सीक्रेशन कर रही है, और सेल वॉल में पदार्थों का संश्लेषण, एक्रोसोम का निर्माण। जो शुक्राणु के अंदर टिप पे एक्रोसोम बनता है वह इस एक्रोसोम की मदद से, उसमें लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वह एक की मेम्ब्रेन को गोल पाता है। तो वह एक्रोसोम, जो शुक्राणु का एक्रोसोम, वह इसकी वजह से बनता है। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होता है। अंडे की पित्तक झिल्ली का स्त्रवण इसी की वजह से होता है और अंतःस्रावी ग्लैंड में हार्मोन का सीक्रेशन इन्हीं की वजह से होता है। इनमें भी ये स्रावी नलिकाएं, ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं। सेल वॉल व मध्य पट्टिका का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण तो करता है, साथ में मध्य पट्टिका का भी निर्माण करता है जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट है लाइसोसोम। बात कर ली गोल्जी काई की, नेक्स्ट देख रहे हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की खोज डुवे ने की, नाम इसका नोविकोफ ने दिया। अदर नेम से अगर जाने तो आत्मघाती थैली बोलते हैं क्योंकि इनमें ब्लास्ट से सेल्स जो है डिजनरेट कर जाती हैं, मर जाती हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली इसको बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, सफाई कर्मचारी बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बाहरी फॉरेन पार्टिकल को पाचित कर जाते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं, इसलिए इसको सफाई कर्मचारी बोलते हैं। या इसी के बेसिस पे पाचक रिक्तिकाएं भी बोल सकते हैं क्योंकि ये गोलाकार रिक्तिका शेप होते हैं। संरचना की बात करें तो छोटी गोलाकार संरचना होती है और बहुरूपी संरचना होती है, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम, ऐसे इसकी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिसमें इसमें एंजाइम की कंडीशन बदलती जाती है। जैसे प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, टर्शियरी लाइसोसोम में यह भक्षण कर लेगा। तो इसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का ऐसा अंग जिसके एक से अधिक रूप हैं तो वह है लाइसोसोम। इकाई झिल्ली कोशिकांग है या और जंतु में, और पादप में अगर संख्या की बात करें तो जंतु में यह अधिक पाया जाता है लेकिन पादप में यह कम पाया जाता है। झिल्ली से घिरा तरल इसमें स्ट्रोमा कहलाता है जिसकी पीएच 5 होती है, मतलब अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं जो लाइसिस कर देते हैं, मतलब विघटन कर देते हैं। अंतःकोशिकी पाचन करता है, ये कार्य की बात कर रहे हैं हम, तो अंतःकोशिकी पाचन करता है मतलब कोशिका के अंदर पाचन करता है। बाह्य पदार्थों का भी पाचन करता है, जो बाहर से पदार्थ इंटर किए हैं कोशिका के अंदर उनका यह पाचन करता है जिसको अपन हिटेरोफेजी बोलते हैं, हिटेरोफेजी। और अगर पुराने मृत कोशिकांगों का यह पाचन कर ले कोशिका के अंदर ही तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। और अगर ये जीवित कोशिकांगों
कोशिकाओं का पाचन कर ले, मतलब यह इसकी जो वेसिकल है, जो यह गोलाकार है, इसमें जो लाइटिंग एंजाइम बढ़े, अगर इसमें ब्लास्ट हो जाए और लाइटिंग एंजाइम बाहर आ जाए तो यह जीवित कोशिका को भी डेड कर देगा। तो इसको जीवित कोशिका का पाचन करते हैं, मतलब ऑटोलाइसिस या स्वलयन बोलते हैं, और इसी वजह से इसका हिंदी में नाम है लयनकाय। लयन मतलब तोड़ देना, मतलब खा जाना। तो जीवित कोशिकांगों का भी यह पाचन कर देता है। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी? तो उत्पत्ति हुई इसके गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सम्मिश्रण से। इन दोनों के जॉइंटली रूप से इसकी उत्पत्ति होती है। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदैवी जालिका मिलकर लाइसोसोम बनाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोशिकाओं की राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर संख्या में सबसे अधिक होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा कोशिकांग प्रेजेंट है? तो वो होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की क्लाउडे ने और शब्द दिया पेलाडे ने। ठीक है, क्लाउडे ने खोज की और शब्द पेलाडे ने दिया। सबसे छोटे होते हैं ये, कोशिका के अंदर साइज सबसे छोटी होती है लेकिन संख्या में सबसे अधिक होते हैं। नग्न कोशिकांग होते हैं, मतलब इनमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। अन्य नेम इनका प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। यह कोशिका के अंदर पोलिसोम बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम मिलके पोलिसोम बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम का अगर ग्रुप हो तो उसे पोलिसोम बोलते हैं। सेल का इंजन भी इसे बोलते हैं। संरचना में इसकी दो इकाई पाई जाती है, एक तो इकाई बड़ी, एक इकाई छोटी। ठीक है, दो इकाई पाई जाती है। बड़ी इकाई की अगर बात करें तो गुंबदाकार होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। छोटी इकाई अंडाकार होती है और एमआरएनए से जुड़ी रहती है, मतलब दोनों इकाइयों के बीच में एमआरएनए होके गुजरता है। ठीक है, दोनों इकाइयों को जोड़ने का वर्क जो है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पे डिपेंड करता है कि Mg+2 की सांद्रता कितनी है, पर रिक्वायर्ड सांद्रता रहेगी तभी यह दोनों इकाइयां आपस में जुड़ी रहेगी और इनके बीच में एमआरएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं मेनली, तो एक तो होता है 70S, एक होता है 80S। जो 70S जो राइबोसोम है उसकी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट तो 50S की और छोटी यूनिट 30S की। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 70S की दो यूनिट कौन कौन सी हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S टाइप का पाया जाता है। अभी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी जब की थी हमने तो उसमें ये बात देखी थी। 80S की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण दर अधिक होती है 80S के अंदर, जबकि 70S के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की दर कम होती है। भाई जो राइबोसोम है उसका वर्क ही क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। ये सेल्स के अंदर प्रोटीन निर्माण की साइट है। तो जो 80S है उसमें प्रोटीन निर्माण की दर अधिक होती है, 70S में प्रोटीन निर्माण की दर कम होती है। 80S की सबसे बड़ी यूनिट होती है 60S और छोटी 40S। और इसका एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्लांट सेल्स में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। कार्य इसका एक ही है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कवक के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम तो वह है 77S। अब नेक्स्ट देख रहे हैं तारककाय। खोज वान बेंडेड ने की और नाम टी बोवेरिन ने दिया। डिवीजन इसमें उपस्थित होता है, मतलब जो तारककाय है वह डिवाइड होकर दो कारक केंद्र सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है। मतलब सेंट्रोसोम डिवाइड होकर दो सेंट्रियोल बना लेता है और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसको प्रोक्सिमल या समीपस्थ सेंट्रियोल बोलते हैं, इसको डिस्टल या दूरस्थ सेंट्रियोल बोलते हैं। यह सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अगर बात करें शुक्राणु की तो उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल डिवीजन स्टार्ट करता है जाइगोट में, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वह सेंट्रियोल या दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है वह सेंट्रियोल क्या करता है, उसमें एक्सियल फिलामेंट का वर्क करता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है किसमें? शुक्राणु के अंदर। तो इसी वजह से आरबीसी, रेड ब्लड सेल और न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका में यह नहीं पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका डिवीजन नहीं होता है। इसी वजह से अगर खून की कमी होती है तो खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनमें सेल का डिवीजन नहीं होता, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनती है, इसलिए आरबीसी की कमी हो जाती है। न्यूरॉन की भी यही बात है, न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं होती है। एक बार जो डैमेज हो गई तो फिर डैमेज हो गई, वहां दूसरी सेल नहीं बनेगी, क्योंकि सेल बनाने का सेल डिवीजन में कौन मदद करता है? तारककाय, और इनमें तारककाय एब्सेंट है। संरचना इसकी नग्न कोशिकांग है, आकृति गाड़ी के पहिए की तरह दिखती है। तारक केंद्र इसमें दो प्रेजेंट होते हैं जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं।
इनमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि भाई सूक्ष्म नलिकाएं इनमें अरेंज होता है 9+0 का। जैसे भाई ये एक सेंट्रियोल है, माना कि तारकाय, अब इसमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, तो परिधीय भाग में तो 9 पाई जाती है और सेंटर वाले भाग में 0 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कार्य की अगर बात करें तो सेल डिवीजन के लिए तर्कु तंतु निर्माण करता है। जो तर्कु तंतु, नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिका विभाजन देखने वाले हैं, वहां पर पता चलेगा कि कैसे जो है यह सेंट्रियोल तर्कु तंतु बनाते हैं और सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो इसका एक ही मेन वर्क है कि यह सेल डिवीजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है, जिससे सेल आसानी से डिवाइड हो सके, क्रोमोसोम उन तर्कु तंतुओं पर गति करते हुए अलग अलग सेल्स में पहुंच जाए। तो ये बात हुई तारककाय की। अगर बात करें रसदानी की, जो कि पादप में, मुख्यतः पादप की रिक्तिका की बात कर रहे हैं, तो इसकी कुछ ही कमेंटें की हैं, ओनली प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। छोटी रिक्तिकाओं के मिलने से बड़ी रिक्तिका बनती है। और इकाई झिल्ली जो होती है, इसकी झिल्ली, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट से इसकी झिल्ली घिरी रहती है। झिल्ली से घिरा द्रव इसके अंदर कोशिका रस कहलाता है। और कोशिका रस में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, शर्करा, वर्णक, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। और वर्क क्या है इसका कि 90% तक यह स्थान घेर लेती है उस कोशिका के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, और उसको फुला देती है। ठीक है, सेल्स को फुलाने का ये वर्क करती है और सांद्रता मेंटेन करती है। सेल्स के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ हो तो वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में भी यह हेल्प करती है। तो रसदानी मेनली बात करें तो यह पादप में ही पाई जाती है, और तारककाय की अगर बात करें तो वह बस एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। अब एक और स्ट्रक्चर आती है सीलिया और फ्लैजेला, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। इनमें डिफरेंस देख रहे हैं। शुरू में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं कि सीलिया की साइज छोटी होती है, फ्लैजिला बड़े होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं सीलिया, और पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं रोम लाइक स्ट्रक्चर। ये चाबुक के समान होते हैं, संख्या में कम होते हैं, और एक सतह पर या अग्रभाग पर यह प्रेजेंट होते हैं। 1 से 10 होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 से 15,000 होती है। और यह पूरी सेल पे फैले होते हैं और दोलन गति करते हैं सीलिया, जबकि यह तरंगी गति करते हैं, तरंगी गति, लेकिन सीलिया दोलन गति करते रहते हैं। ठीक है, कार्य इनका भोजन परिसंचरण में मदद करता है, भोजन को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं, गमन में यह मदद करते हैं, जनन में यह मदद करते हैं सीलिया। लेकिन इनका एक ही वर्क है फ्लैजिला का, यह गमन में मतलब लोकोमोशन में मदद करते हैं। सीलिया किस पे प्रेजेंट होते हैं? पैरामीशियम पे, फ्लैजिला युगलिना पे। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इकाई झिल्ली से घिरी सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था इनमें पाई जाती है, जिसी को हम सीलिया और फ्लैजिला बोल रहे हैं। 9+2 का अरेंजमेंट होता है, जिसमें केंद्रक में, माने कि ये एक सीलिया या फ्लैजिला है जिसमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे होता है कि जो सेंटर है, मिडल, स्पिन का मिडल, इसमें तो 2 सूक्ष्म नलिकाएं जाती हैं, लेकिन परिधि पर 9 का अरेंजमेंट होता है। तो ये इसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+2 का, 2 तो केंद्रक में, बाकी सब परिधि में 9 में। तो ये ऑल ओवर लगभग सभी सेल ऑर्गेनल्स की बात कर ली हमने, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब एक मुख्य सेल ऑर्गेनल्स बनता है जो है केंद्रक। केंद्रक के लिए मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। केंद्रक के अच्छे से नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखे हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करना तो आपको एक PDF मिलेगी, जिसको डाउनलोड करके आप केंद्रक पढ़ लेना, जिसमें हमारे ये सारे पादप और जंतु कोशिकाओं के अंग, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और उनके अंगकों के कार्य कंप्लीट होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोशिका विभाजन पर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होती हैं।